शौहर फैसल जाहिल था। शादी की पहली रात वो एक सफेद चादर ले आया। मेरी टांगें कांप रही थी क्योंकि मैं अपना कुंवारपन खो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं यतीम थी और सोचती थी कि अगर शौहर थोड़ा सा सादा होगा तो मेरी जान छूट जाएगी। मगर जब सुबह उठी और सफेद चादर देखी तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैं कुछ देर पहले ही रुखसत होकर इस घर में आई थी। मेरे ससुराल वाले देहाती और सादा लोग थे। रुखसती के बाद कुछ रसूमात के बाद मेरी सास रुखसाना बेगम ने मुझे कमरे में भेज दिया था। गर्मी का मौसम था और मैं खौफ से पसीने में शराबूर थी। मेरे दिल में डर था कि ना जाने मेरा शौहर कैसा होगा। मुझे उम्मीद थी कि वो देहाती और सादा सा आदमी होगा तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं बहुत खूबसूरत थी और दुल्हन बनकर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे इस बात की फिक्र नहीं थी कि मैं फैसल को पसंद आऊंगी या नहीं, मगर खौफ इस बात का था कि वो पहली रात ही मुझे पहचान लेगा कि मैं कन्वारी नहीं हूँ। अगर मेरे किरदार पर दाग लग गया तो सारी उम्र इसे धो ना पाऊंगी। मैं बेचैनी से बार बार पहलू बदल रही थी। रुखसती से पहले मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि बेटी फिक्र ना कर, यतीमों का अल्लाह होता है, तुम बेसहारा नहीं रहोगी। मगर मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मेरी परेशानी क्या है। मुझे डर था कि फैसल मुझे बदकिरदार कहकर पहली रात ही घर से निकाल देगा। मेरी खूबसूरती और तालीम किसी काम ना आएगी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। आम हालात में रुखसत होकर इस घर में आई थी। मेरा मकाम हर लिहाज से फैसल से बुलंद था, मगर इस वक्त मेरे दिल में चूर था। मैं अपनी जात और किरदार से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए सादा देहाती लोगों के दरमियान आकर भी मेरा खौफ कम ना हुआ। मैं इस शादी से घबरा रही थी, मगर मेरी माँ ने बार बार यकीन दिलाया था कि सादा शौहर झूठी बातों को ज्यादा नहीं सोचेगा। वैसे भी देहाती मर्द खूबसूरत लड़की देखकर इसके आगे दब जाता है। इसी उम्मीद पर मैं रुखसत होकर आई थी, मगर अफसोस यही सोच मेरी हालत खराब कर रही थी कि ना जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं सोचों में गुम थी कि फैसल कमरे में दाखिल हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खैर, मेरी उम्मीद के मुताबिक वो मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो गया। मेरी खूबसूरती की तारीफें करने लगा, कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं इतना खुश नसीब हूँ, मुझे तुम जैसी खूबसूरत और मुकम्मल लड़की मिल गई। वो मेरे मेहंदी लगे हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला कि मेरी माँ कहती है कि जरूर तुमने कोई नेकी की होगी कि तुम्हें ऐसी खूबसूरत बीवी मिली, वरना हमने कभी सोचा भी ना था कि हम इस घर में रिश्ता ले जाएंगे और कबूल हो जाएगा। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर वो अचानक संजीदा हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख ना आने दूंगा। मैं एक आम सा आदमी हूँ और बहुत गुनाहगार भी, मगर ना जाने कौन सी नेकी काम आ गई कि मुझे तुम जैसी पाकीज़ा लड़की मिल गई। मर्द के लिए हयादार और शरीफ लड़की से बढ़कर कुछ नहीं होता, और तुम्हारे पास तो खूबसूरती की दौलत भी बेपनाह है। इसकी बातें सुनकर मेरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। इसे लग रहा था कि मैं पाकीज़ा हूँ। यही शख्स शायद सुबह के वक्त मुझे सबके सामने घर से निकालने वाला था। मैंने सुना था कि सादा लोग झूठी बातों को ज्यादा नहीं सोचते, मगर ये भी सुना था कि देहाती लोग इज्जत की बात पर हमसे ज्यादा गुस्सा करते हैं। उनका रद्दे अमल हमारी सोच से ज्यादा सख्त होता है। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। फैसल ने मेरी घबराहट देखी और कहने लगा, तुम क्यों घबरा रही हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। और वो हंसते हुए बोला, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं इतना खौफनाक नहीं जितना तुमने सोच लिया। इसके चेहरे से खुशी टपक रही थी। साफ लग रहा था कि वो मुझसे शादी करके बहुत खुश था, मगर मेरा खौफ वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। अगले ही लम्हे फैसल अचानक उठा और अलमारी के करीब गया। मैं सवालिया नजरों से इसे देख रही थी। इसने अलमारी खोली और एक सफेद चादर निकाली। वो चादर लेकर मेरे करीब आया और कहने लगा, मेरी मदद करो, ये चादर बिस्तर पर बिछानी है। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गई। बिस्तर पर पहले ही साफ चादर बिछी थी, सफेद चादर की क्या जरूरत थी। मैंने हैरत से पूछा, ये चादर बिछाने की क्या जरूरत है। वो बोला, इसे अहमियत ना दो, ये हमारे खानदान का रिवाज है। अगर मैंने ये चादर ना बिछाई तो सुबह मेरी माँ इस बारे में सवाल करेगी। हमारे यहाँ रुखसत होकर आने वाली दुल्हन की पाकीज़गी इसी तरह देखी जाती है।
फैसल मुझे ये बता रहा था जबकि मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। वो मुझे बिस्तर से उतरने को कह रहा था मगर मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो चुका था। मुझे समझ आ गई थी कि मैं गलत घर में शादी करके आ गई थी जहां किरदार और इज्जत को इतना अहम समझा जाता था कि सफ़ेद चादर बिछाकर पूरे खानदान की बड़ी औरतों को सबूत दिया जाता था कि लड़की पाकीज़ा और कनवारी है। फैसल ने जब ये रिवाज बताया तो मेरा जिस्म कांपने लगा। दिल चाहा कि इसके पाँव पर जाई और कहूँ कि ये चादर बिछा कर मेरी तौहीन ना करे, मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर इसने मुझे सहारा देकर बिस्तर से उतारा और सफ़ेद चादर बिछा दी। वो बार बार मुझे तसल्ली दे रहा था, कहता था ये सिर्फ एक रस्म समझो, इससे ज्यादा अहमियत ना दो। जाहिर है इसे लग रहा था कि मैं पाकीज़ा हूँ। मेरी जगह कोई और होती तो शायद इस चादर को अहमियत ना देती, मगर मेरे लिए ये चादर जिल्लत की अलामत बन चुकी थी। फैसल ने चादर बिछा कर दम लिया। मेरा दिल बेचैनी से भर चुका था, मेरा वजूद कांप रहा था। दिल में अपनी माँ से शको बढ़ गया। फैसल ने मुझे बिस्तर पर बिठाया तो मेरी उतरी हुई सूरत देखकर वो मुझे पुरसुकून करने के लिए सवाल करने लगा। कहने लगा, अपने बारे में बताओ, तुम्हारा मिजाज कैसा है, तुम्हें क्या पसंद है? वो बोला, मैंने सुना है कि मर्द पहली रात अपनी पसंद और उसूल बीवी को बताकर इसे एहसास दिलाते हैं कि इसे सारी उम्र सर झुका कर रहना होगा, मगर मैं ये रिवाज बदलना चाहता हूँ। तुम मुझे अपनी पसंद बताओ, तुम्हें कैसा मर्द पसंद था? मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा दिल मुतमईन हो। वो मेरे मुंह से अपने बारे में बातें सुनना चाहता था। वो मुसलसल बोल रहा था, मेरी आवाज़ सुनने के लिए बेताब था, मगर मेरे पास बताने को कुछ ना था। जब अपना बचपन याद किया तो मेरा दिल बैठ गया। मैं यतीम थी, मेरा कोई हंसता मुस्कुराता बचपन ना था। फैसल खुद ही बातें करता रहा। वो मेरे करीब आया, मैंने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। मेरी माँ का जुमला बार बार याद आ रहा था कि यतीमों का वारिस अल्लाह होता है। इस यकीन पर मैंने खुद को फैसल के हवाले कर दिया। खौफ दिल मैं सर उठा रहा था, मगर मैंने कोई हंगामा ना किया। मैं अपनी कमजोरी से पहले ही वाकिफ थी। सुबह उठकर मैं सजदे में गिरी, अल्लाह से मदद मांगती रही, रोती रही। जब फैसल जागा और इसने सफेद चादर देखी तो ना जाने इसे क्या हुआ। मैं खौफ से इसे देख रही थी, सोच रही थी कि वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा। कमरे के बाहर इसका पूरा खानदान जमा था। दरवाजे पर बार बार दस्तक हो रही थी। मैं अंदर बैठी फैसल को देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं इसे सफाई देना चाहती थी, मगर वो कुछ पूछ नहीं रहा था। बगैर सवाल के मैं कैसे जवाब देकर खुद को शर्मिंदा करती। अचानक फैसल ने ऐसी हरकत की कि मुझे झटका लगा। मैं हैरत से इसे देख रही थी। वो अपने हाथों पर सर रखकर फूट फूट कर रो रहा था। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। वो दुनिया का अनोखा मर्द था। वो अपनी बीवी के किरदार की वजाहत मांगने के बजाय खुद रोता जा रहा था। मैं घबरा कर आगे बढ़ी। मुझे खौफ था कि बाहर सब इसके रोने की आवाज सुनकर अंदर आ जाएंगे। सब हैरान होते कि ये कैसी दुल्हन है कि पहले ही दिन इसका शौहर रो रहा है। मैंने अपने शौहर फैसल से कहा, मैं मुआफी मांगती हूँ, मैं अपने किरदार के इस दाग से वाकिफ थी। फिर भी शादी करके तुम जैसे शरीफ आदमी की जिंदगी में आ गई। मैंने इसे सफाई देने की नाकाम कोशिश की। मेरी बात सुनकर फैसल घबरा कर अचानक खड़ा हो गया और कहने लगा, इस चादर को उठाकर कहीं छुपा दो, मेरी माँ को इसके बारे में कुछ ना बताना। मैं हैरत से इसे देखती रही। वो तेजी से अपने चेहरे के आंसू साफ करते हुए बोला, जल्दी करो, मैं दरवाजा खोलने वाला हूँ। अगर मेरी माँ ने इस बेदाग चादर को देख लिया तो तुम्हें पूरे खानदान के सामने रुस्वा कर देगी। फैसल की बात सुनकर मैं बुरी तरह उलझ गई। मैं तो अपने दिमाग में वजाहत और सफाई के अल्फाज जोड़ रही थी, मगर इसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। आगे बढ़कर मैंने वो चादर उठाई और इसे अलमारी के पीछे छुपा दिया। फैसल ने दरवाजा खोला तो मेरी सास रुखसाना बेगम अंदर आई। वो मुझसे प्यार करते हुए सीधा बिस्तर की तरफ बढ़ी। शायद वो सफेद चादर देखना चाहती थी, मगर बिस्तर पर चादर ना पाकर वो गुस्से में आ गई और सवालिया नजरों से फैसल को देखने लगे। सफेद चादर कहाँ है?
उन्होंने पूछा। बाहर सब बुजुर्ग खवातीन नई बहू का किरदार देखने के लिए बेचैन हैं। मैं डर से अपने शौहर को देख रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था। कुछ देर बाद फैसल बोला, माँ मैं वो चादर बिछाना भूल गया, अब जाकर सबसे मुआफी मांग ले। ये सुनते ही रुखसाना बेगम गुस्से से बोले, मैंने तुम्हें कल रात कमरे में भेजते वक्त बार बार कहा था, तुम ऐसी बड़ी बात कैसे भूल गए? तुम्हें पता है कि ये हमारे खानदान का रिवाज है, इसके बगैर सारी उम्र शक की नजरों का सामना करना पड़ेगा। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। हमारे खानदान वाले पहले ही कह रहे हैं कि हमें ऐसी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। वो मजीद कहने लगे, अगर मैं अब चादर ना लेकर गई तो सबको यकीन हो जाएगा कि लड़की के किरदार में कोई कमी थी। मैं सर झुकाए आंसू बहाती रही। उनके अल्फाज से मेरा दिल बहुत दुखी था। मेरी माँ ने इसीलिए इस घर में मेरी शादी की थी कि ये सादा लोग हैं और कभी मेरे किरदार पर सवाल नहीं उठाए गए। रुखसाना बेगम का खौफ सच्चा था और इस बात को सोचते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। इससे पहले कि फैसल अपनी माँ को मजीद एउट बताता, रुखसाना बेगम के तेवर बदल गए। उन्हें यकीन हो गया कि हमने सुबह उठकर चादर छुपा दी थी। वो बोले, जाओ अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने फैसल की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हारी किसी वजाहत कहानी से कोई सरोकार नहीं। सफेद चादर लेकर आओ वरना आज तुम अपनी बीवी को सबके सामने बदकिरदार साबित कर दोगे। मैं सबसे अजीब अंदाज में मिलती रही। लोग बारी बारी मुझसे मिल रहे थे और मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। मैंने अपनी अना फैसल पर कुर्बान कर दी। जब हम इस रात अकेले हुए तो मैंने फैसल से इस चादर के बारे में पूछा। वो बोला, तुम मेरे निकाह मैंने अपनी बीवी का पर्दा रखा। वो सर झुकाए बैठा रहा और कहने लगा, ये बात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं कि मेरी बीवी पाकीज़ा नहीं, मगर मैं तुम पर उंगली उठाने के काबिल भी नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद एक बदकिरदार आदमी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा गुनाह किया जिस पर आज तक पछता रहा हूँ और अल्लाह से मुआफी मांगता हूँ। जब मैंने बेदाग चादर देखी तो मेरे वजूद को झटका लगा। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि तुम्हें बालों से पकड़कर बाहर घसीट लूं, मगर मेरे गुनाह ने मुझे रोक लिया। फैसल ने तफसील बतानी शुरू की। मैं बेचैनी से इसे देख रही थी। वो देख